हेलो। आज हम पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ। ठीक है ना। हार्डी विनबर्ग लॉ जो है या फॉर्मूला जो है वो साइंटिस्ट को ये डिटरमिन करने के अंदर मदद करता है, यह ढूंढने के अंदर मदद करता है कि एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। Now, any changes in gene frequencies in a population over time can be detected. अगर किसी भी population के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर, जीन्स की आवृत्ति के अंदर कोई चेंज होता है तो समय के साथ में हम उस चेंज को पता लगा सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। The law essentially states that if no evolution is occurring, then equilibrium of allele frequencies will remain in effect in each succeeding generations of sexually reproducing individuals. ये लॉ ये कहता है कि यदि कोई इवोल्यूशन नहीं होती है, कोई इवोल्यूशन इज़ नॉट अकरिंग, तो क्या होएगा कि जो एलील की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, जो आवृत्तियाँ होंगी, वो उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होएगा। दे विल रिमेन इनइफेक्टेड, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होएगा सक्सीडिंग जनरेशन्स के अंदर। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सक्सीडिंग जनरेशन्स के अंदर वो जनरेशन्स, वो पॉपुलेशंस जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उनकी जनरेशन्स के अंदर कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा अगर कोई इवोल्यूशन नहीं होता है तो। और इक्विलिब्रियम जो होएगा वो फ्रीक्वेंसीज़ का इवोल्यूशन, जीन की फ्रीक्वेंसीज़ का इक्विलिब्रियम जो होएगा वो अनइफेक्टेड, इनइफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होएगा। नाउ ऐसी अवस्था लाने के लिए ये 5 कंडीशंस जब होंगी, ये 5 अवस्थाएं जब होंगी, ये 5 शर्तें जब लागू होंगी, तब ऐसी अवस्था हमें प्राप्त होगी कि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा या इक्विलिब्रियम जो होएगा वो इनइफेक्टेड रहेगा। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? पहली, कोई म्यूटेशन नहीं होगा पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन की जो जीन्स होती हैं उनके अंदर कोई म्यूटेशन ना हो, जीन फ्लो नहीं हो, नो जीन फ्लो कैन अकर। जीन फ्लो मतलब नो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी स्पीशीज़ की है, उस पॉपुलेशन के अंदर नए इंडिविजुअल्स न तो अंदर एंटर होते हैं हों और न ही कोई उससे इंडिविजुअल्स बाहर जाए, तो उनकी पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो उनका जो जीन्स, जो उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स की जो जहाँ है वो वहाँ की वहीं रह जाएंगी, कोई जीन फ्लो नहीं होगा। जीन्स का फ्लो मतलब एक से दूसरी जगह पर नहीं होगा। रैंडम मेटिंग मस्ट अकर। रैंडम मेटिंग मस्ट अकर मीन्स कि जो इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन के हैं किसी स्थान पर, वो आपस में एक दूसरे के साथ में मेट करें या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, किसी के भी साथ में मेट कर लें वो। चौथा, पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो कि नो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज एलील फ्रीक्वेंसीज टू चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चांस। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कि जीन्स का मूवमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह हुआ भी हो, जीन की ड्रिफ्टिंग हुई भी हो, तो यदि पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तो एलील की फ्रीक्वेंसीज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। पांचवा एंड लास्ट, नो सिलेक्शन कैन अकर सो दैट सर्टेन एलील्स आर नॉट, और कोई सिलेक्शन भी नहीं हो, सारे एलील्स एक से होंगे, तो सारे एलील्स अगर एक से होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, तो हम सिलेक्शन कर ही नहीं सकेंगे फॉर या अगेंस्ट। किसी भी कैरेक्टर के लिए हम किसी भी जीन्स को सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो नो सिलेक्शन कैन अकर सो दैट सर्टेन एलील्स आर नॉट सेलेक्टेड फॉर और अगेंस्ट। तो यदि ये पांचों अवस्थाएं लागू होती हैं, ये पांचों शर्तें लागू होती हैं, तब तो जो होएगा एलील का जो इक्विलिब्रियम होएगा, जो इक्विलिब्रियम होएगा वो इट विल रिमेन इनइफेक्टेड, या इक्विलिब्रियम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज जो होएगा वो इनइफेक्टेड होएगा, कोई उसके अंदर चेंज नहीं होएगा, और कोई चेंज नहीं होएगा तो कोई इवोल्यूशन की प्रक्रिया नहीं होगी, यदि ये पांचों कंडीशंस, शर्तें फुलफिल होती हैं तो।
लेकिन अगर हम देखें तो नेचर के अंदर दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि ये शर्तें अगर होती है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इंडिविजुअल्स को इतना बांध दें कि वो शिफ्टिंग नहीं हो, जीन ड्रिफ्टिंग नहीं हो, उनकी मेटिंग एकदम रैंडम हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हार्डी विनबर्ग ने ही गेव obviously the Hardy-Weinberg equilibrium cannot exist in real life। रियल लाइफ के अंदर ये इक्विलिब्रियम, और ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो रियल लाइफ के अंदर, वास्तविक वर्ल्ड के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल नहीं होता है। सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, क्योंकि कोई भी लिविंग पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर नेचुरल फोर्सेस तो एक्ट करते ही रहते हैं एंड नेचर चेंज होती रहती है। तो समय के साथ में उनकी जीन्स के अंदर परिवर्तन होना निश्चित है, और इसलिए इवोल्यूशन विल अकर एट सम लेवल और द अदर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन के अंदर इसलिए इवोल्यूशन की प्रक्रिया तो होनी निश्चित ही है। The Hardy-Weinberg formula, it allows us to detect some allele frequencies that change from generation to generation, thus allowing a simplified method of determining that how evolution is occurring. Now, जो Hardy-Weinberg formula है वो हमें ये डिटेक्ट करने के अंदर allows us to detect some allele, वो हमें कुछ allele frequencies जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, उसको ज्ञात करने के अंदर मदद करता है। देर आर 2 formulas दैट मस्ट बी। तो हार्डी विनबर्ग ने ये ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूले दिए, p² + 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या फॉर्मूला दिया हार्डी विनबर्ग ने? उन्होंने दिया p मतलब frequency of dominant allele in population which is represented by capital A। P है जो डोमिनेंट एलील है, जैसे हमने मटर के लाल और सफ़ेद मटर को हमने क्रॉस कराया तो रेड जो था कलर वो डोमिनेंट जीन का था एंड वाइट जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर था। तो डोमिनेंट एलील का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन पॉपुलेशन जो होती है वो P के द्वारा दर्शाई जाती है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन पॉपुलेशन। और ये किसके द्वारा दर्शाई जाती है? डोमिनेंट एलील को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? कैपिटल A से। Q मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इन पॉपुलेशन। Q मतलब होता है रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर। रिसेसिव एलील को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्मॉल a। तो p + q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ p + q इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं फॉर पॉपुलेशन फॉर जेनेटिक इक्विलिब्रियम, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 लाने के लिए p + q इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होएगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ द एलील्स इज 100%। जब दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसीज का सम 100% होएगा, मतलब 100% होगा, तब जेनेटिक इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 होएगी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? p + q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस जब ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो क्या होएगा? p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर p² जो होएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, p² मीन्स p इंटू p। तो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होएगा? कैपिटल A। 2pq क्या होएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस मतलब दोनों एलील्स आए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो क्या हो जाएगा ये? कैपिटल A एंड स्मॉल a। एंड q² इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, फ्रीक्वेंसी मतलब कि a स्मॉल a। ठीक है, ये हो जाएगा q²। ठीक है, तो दिस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हार्डी विनबर्ग लॉ कहते हैं, और इसके द्वारा
हम पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम को ज्ञात कर सकते हैं।